हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विथ कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 और सहकारी संघवाद, कोविड-19 एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये टॉपिक बीपीएससी 66, बीपीएससी 67 मेंस, सीडीपीओ और ऑडिटर मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण है कि कोविड-19 पीरियड में हमारे देश की जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सिस्टम था वो एक चर्चा का विषय बन गया कि कोरोना महामारी में क्या हमारे देश में सहकारी संघवाद देखने को मिला या नहीं देखने को मिला। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से कोरिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेडरलिज्म को समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था फेडरलिज्म पर, उसमें मैंने फेडरलिज्म को डिफाइन किया था। मैंने बताया था कि फेडरलिज्म एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार की अवधारणा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तर पे जो सरकारें होती है उसके बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है ताकि किसी एक के पास शक्ति का केंद्रीकरण ना हो पाए। अब देखेंगे कि जितने भी विषय हैं हमारे इंडिया में, जितने भी विषय हैं उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषय पे दोनों मिलकर के कानून बनाती है। हालांकि ये अलग बात है कि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पे अगर विवाद होता है तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये हमने संघवाद को हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था, फिर जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए मैं फिर से डिफाइन कर दिया। अब उसके पश्चात देखेंगे कि हमारे देश में तो संघीय शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे संघवाद है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय संबंधों को सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद या अर्ध संघ या प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसे शब्दों के माध्यम से संदर्भित किया जाता है। इसका मतलब समझिए कि हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम करती है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, उसे हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं। इसके मीनिंग को समझना जरूरी है। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब है कि केंद्र वैसे राज्यों को विकास के लिए ज़्यादा अग्रसरित करेगी या वैसे स्टेट में ज़्यादा निवेश करेगी पूंजी का जिस स्टेट से उसे जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त होने की आशा हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त करने की आशा हो। तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनके बीच एक कंपटीशन हो जाता है। इसी कंपटीशन को हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद का उपमा दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का न्यू कॉन्सेप्ट है। एक टर्म हमने यूज किया अर्धसंघ। हमारे देश में अर्धसंघ संघवाद का भी उपमा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कभी कभी इमरजेंसी पीरियड में यानी आपातकालीन स्थिति में जब देश की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय सरकार कानून बनाने लगती है। यानी कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे इंडिया में सहकारी संघवाद नहीं है, ये अर्धसंघीय संघवाद है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सहकारी संघवाद क्या होता है,
अर्धसंघ क्या होता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है। आप इसको इंट्रो में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हालांकि अधिकांश समय में भारतीय संघवाद सहयोगी की बजाय परस्पर विरोधी की भावना में रहा है, जिसे केंद्र सरकार के विपक्षी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राज्यों के प्रति अपने रवैये में भेदभाव तरीके से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोग अधिकांश समय में देखते हैं कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है किसी न किसी विषय पे मतभेद होता है। आप वर्तमान समय में देख सकते हैं, जब हमारे देश में कोरोना पेंडेमिक आया था उस समय क्या हुआ था कि वैक्सीन के वितरण को लेकर के, दवाओं के वितरण को लेकर के, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के, जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति को लेकर के संघ और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष देखने को मिला। कहने का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जितना डिमांड कर रही थी वैक्सीन का, उतना वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, या सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे स्टेट्स में ज़्यादा मेडिसिन की सप्लाई कर रही थी, ज़्यादा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रही थी, जहाँ पे सेम गवर्नमेंट की सरकार है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, अगर उसी की सरकार अगर किसी स्टेट में है, किसी राज्य में है, तो वहाँ पर वैक्सीन का, ऑक्सीजन सिलेंडर का और भी जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति काफ़ी जल्दी किया गया। और वैसे राज्यों में जहाँ पे सरकार दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ पे इसकी आपूर्ति देरी से हुई, जिसके कारण भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतभेद उत्पन्न हुआ। और ये एक चर्चा का विषय बन गया कि क्या सहकारी संघवाद को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है क्या हमारे देश में, हमारे संविधान में क्या सहकारी संघवाद को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है। इसी चीज पे अब आप देखेंगे कि महामारी के दौर में सहकारी संघवाद पे संकट कैसे कैसे आया था। तो आप कुछ देखेंगे कि जब पिछले बार जब कोरोना पेंडेमिक 2020 में आया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की, यानी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से बिना पूछे हुए राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न जिला को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोनों में डिवाइड कर दी। राज्य सरकार कहने लगे कि हमारे पास जो है इसकी स्वायत्तता मुझे दिया जाए। क्यों? क्योंकि कब मुझे मार्केट बंद करना है, कब मार्केट नहीं बंद करना है। क्योंकि इससे क्या होता था कि राज्य सरकार का जो राजस्व प्राप्ति करने का जो स्रोत था, जैसे सिनेमा हॉल, बाजार, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो टैक्स मिलता था, ये सब का वसूली सही ढंग से राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण कही सरकार कि आप जो है जो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में जो बांट रहे हैं, जिसकी स्वायत्तता, इसका अधिकार मुझे दिया जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो ये आपका हेडलाइन है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 था, इसमें केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी दिशा निर्देश दिए बिना राज्यों के परामर्श से जारी किए गए। जो आपदा प्रबंधन का जो रूल था, उसमें केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से कोई सलाह मशवरा नहीं की, खुद से वो अधिनियम लागू कर दी और बाध्यकारी इंस्ट्रक्शन की कि आपको इस पीरियड में ये नियम कानून को मानना होगा, यानी गाइडलाइन को मानना होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कही कि पीएम केयर्स फंड को दान देने वाले निगम सीएसआर छूट का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग किसी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दान कर रहे हैं उन्हें सीएसआर छूट में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार की यह स्थिति मुख्यमंत्री राहत कोष में दान को हतोत्साहित करता है और राज्यों को केंद्र पर निर्भर बनाता है। कहने का मतलब है कि जब पीएम केयर्स फंड को बनाया गया था, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कही कि अगर आप मुख्यमंत्री राहत कोष में अगर कोई कंपनी, कोई उद्योग, कोई पूंजीपति वर्ग अगर या कोई उद्योगपति वर्ग अगर पैसा जमा करते हैं, तो उनको सीएसआर से
छूट नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सीएसआर क्या होता है? तो सीएसआर जो होता है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योग जब संचालित होता है तो वो अपनी एक उत्तरदायित्व के आधार पे सरकार को कुछ टैक्स देती है। वो वेलफेयर की दृष्टि से देती है, जन कल्याण की दृष्टि से देखती है। तो सरकार कहती है कि आप लोग जो 1.5%, 2%, 2.5% जो सीएसआर जो देते हैं उसे आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप पीएम केयर्स फंड में अगर पैसा जमा करते हैं। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री राहत कोष में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो क्या होगा? सीएसआर आपको देना पड़ेगा। यानी क्या हो गया? यानी कि राज्य को केंद्रों पर वित्तीय वित्तीय सुविधा के लिए डिपेंड होना पड़ा पेंडेमिक के दौरान। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 क्या कहता है कि एक राष्ट्रीय योजना बनाने की परिकल्पना की गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत क्या हुआ? एक राष्ट्रीय योजना बनाने की परिकल्पना की गई। इनमें केंद्र द्वारा राज्यों को धारा 62 के तहत बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया। हालांकि इस अधिनियम की धारा 11(2) के तहत यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय योजना के निर्माण में राज्यों से भी परामर्श भी लिया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श नहीं लिया, जो संघवाद को क्या करता है? हतोत्साहित करता है। कहने का मतलब है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है जो 2005 में बना था, उसका जो सेक्शन है 11(2) के तहत ये कहता है कि राज्य सरकार से भी परमिशन, राज्य सरकार से परामर्श मशवरा केंद्र सरकार को लेना चाहिए। उसके धारा 11(2) में कहा गया है। लेकिन पेंडेमिक पीरियड में केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं किया। वैक्सीन के वितरण में, दवाओं की आपूर्ति में, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि के भेदभाव को लेकर कई राज्यों में शिकायत रही। ओके, तो इस कारण से जो है दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलावा कोविड-19 की नई टीकाकरण की जो नीति अपनाई वो भी राज्यों पर वित्तीय भार डाल ली। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा, केंद्रीय सरकार ने कही कि राज्य को अपने अपने राजस्व से टीकाकरण का खर्च उठाना है। तो वित्तीय भार किस पे पड़ा? तो राज्य सरकार पे पड़ा। लेकिन राज्य सरकार की तो इनकम क्या हो गई थी? कोरोना पीरियड में खत्म हो गई थी। जीएसटी वाला जो पैसा था सेंट्रल गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से राज्य सरकार को नहीं मिल पाया था। ठीक है। और राज्य सरकार का जो अपना राजस्व का जो स्रोत है, जिसपे राज्य सरकार टैक्स वसूल करती है और अपने पास रखती है, जैसे बाजार टैक्स, मनोरंजन टैक्स, कृषि टैक्स, भूमि कर, है ना, स्टाम्प शुल्क, इस सब पे जो भी टैक्स लेती है वहां से भी इसको रेवेन्यू नहीं मिल पाया था। इसलिए राज्य सरकार की स्थिति काफी खराब हो गई थी। और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टकराव देखने को मिला पेंडेमिक पीरियड में। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, यानी जो मोदी सरकार है, वो उसने सहकारी संघवाद को मजबूत करने का प्रयास भी किया गया उनके द्वारा। जैसे कि महामारी अधिनियम 1897 एक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी रोग के प्रसार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यानी कहने का मतलब राज्य सरकार को भी स्वायत्तता इस अधिनियम के द्वारा मिल जाता है कि आप महामारी रोगों का क्या करेंगे? प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों को महामारी की जांच के लिए प्रशासनिक और नियामक उपाय को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया कि आप महामारी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया? प्रशासनिक तौर पे और नियामक उपाय के रूप में, यानी रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में इसे क्या किया गया? कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया? सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें सारे राजनीतिक पार्टी और उनके प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए बैठक बुलाया और उसमें वैश्विक आपदा का सामना करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। ओके। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता एवं कई सहूलियतें भी दी गई।
इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ सहायता की ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जितना राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सहायता और सहूलियत मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया और दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। लेकिन आगे की राय राय क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए? अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो क्या गवर्नमेंट की स्टेप होनी चाहिए? तो एफआरबीएम एक्ट में ढील देने की जरूरत है। एफआरबीएम क्या होता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम होता है। इसमें क्या होता है, राज्यों द्वारा बाजार उधार के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा लगाई गई सीमा की छूट सही दिशा में एक कदम है और इन उधारों को केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी देकर समर्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार अगर बाजार से उधार लेती है, यानी घरेलू बाजार से ऋण लेती है या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उधार लेती है, तो केंद्र सरकार उसका एक एजेंट बन करके सामने आए, उसका एक क्रेडिट अपने ऊपर लेने का कोशिश करे कि आप इस स्टेट को ऋण दीजिए, इस राज्य को ऋण दीजिए, पैसा आपका नहीं डूबेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य सरकार को कुछ छूट देने की जरूरत है केंद्रीय सरकार को। ओके, नेक्स्ट है कि आपदा और आपात स्थिति। जैसे आपदा और आपात स्थिति तो प्राकृतिक भी होते हैं, मानव जनित भी होते हैं, तो दोनों प्रकार की जो आपदा है उसको हमें समवर्ती सूची में डालने की जरूरत है। समवर्ती सूची में अगर डाल दिया जाता है तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों समान रूप से ये उस आपदा से निपटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सारे नियामक का गठन किया गया है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं इनको और ज़्यादा अधिकार दिया जाए और इनको मजबूती प्रदान करने के लिए स्टेप उठाने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। हम क्या लिखेंगे? तो ये कंक्लूजन एक ओवरऑल कंक्लूजन हमने लिखा है। हालांकि जैसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया है कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सहकारी संघवाद के ढांचे से आगे बढ़ने की जरूरत है, जो मूल रूप से राष्ट्र और क्षेत्रों के विकास को प्राप्त करने में केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के कार्य पर आधारित है। कहने का मतलब है कि सरकार को, केंद्रीय सरकार को सहकारी संघवाद के खांचे से निकलने की जरूरत है और उसे बढ़ चढ़ करके राज्य को सहयोग देने की जरूरत है। आप सोचेंगे कि केंद्रीय सरकार अपने बलबूते क्या पूरे राष्ट्र का विकास कर सकती है? जब राज्य अगर उसे कॉपरेट ना करे, नहीं कर सकती है। अगर पंचायत लेवल की जो सरकार होती है, लोकल गवर्नर जो बॉडी होती है, अगर वो कॉपरेट ना करे राज्य सरकार को और राज्य सरकार अगर केंद्रीय सरकार को सपोर्ट ना करे, तो क्या देश का विकास हो सकता है? नहीं। तो इसलिए सहयोगात्मक जो संघवाद है उसमें मजबूती लाने की जरूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।